हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रीवापुर गांव में शंकर अपनी बूढ़ी माँ कोकिला, पत्नी बिजली और छोटे भाई दिनकर के साथ रहता था। शंकर और दिनकर दोनों ही भाइयों पर घर की जिम्मेदारी थी। पिता का एक बीमारी में निधन हो चुका था, जिस वजह से घर का सारा कार्य शंकर के कंधे पर आ चुका था। शंकर ट्रक चलाता तो वही दिनकर उस ट्रक में सामान लादने और उतारने का काम करता था। अरे रुकिए, मैं खाना पैक कर देती हूँ। कोई फायदा नहीं भाभी, सफर 2 दिन का है और जैसे भी करके हमें खाना बाहर ही खाना होगा। अरे तेरी भाभी कह रही है तो खाना खा ले। वैसे भी तुझे पता है हमारी इतनी तनख्वाह नहीं है कि हम खाना बाहर से खरीद कर खाएं। दिनकर अपने बड़े भाई शंकर की बात मानकर अपनी भाभी से खाना रखकर काम पर निकल पड़ता है। दोनों भाई का इस बार का सफर काफी लंबा होने वाला था। दोनों ट्रक में बैठे आपस में बातचीत करते हुए सफर। भाई आपको पता है वो बाबूलाल है ना, वो तो मालिक का चमचा है। कौन क्या कर रहा है सारी खबर देता है मालिक को। अरे जाने दे, तू तो जानता है उसे इसी काम के पैसे मिलते हैं। काम करता नहीं और खबर देने के पैसे लेता है। दोनों भाई बातें करते हुए इस लंबे रास्ते को काट रहे थे। सुबह से शाम और शाम से रात हो चुकी थी। अब शंकर को भूख लगती है। छोटे यहीं साइड में ट्रक रोककर खाना खा लेते हैं, फिर आगे का सफर पूरा करेंगे। सुबह तक तो ट्रक चलने ही होगी। हाँ भैया बिल्कुल, भूख तो मुझे भी लगी है। तो देर किस बात की है, खाना लगा। दिनकर खाने से पहले ही परमाणु बम की गोले छोड़ रहा है। बिल्कुल नहीं भैया, पेट में अन्न का एक दाना नहीं है और आप कह रहे हो कि मैं थोप के गोले छोड़ रहा हूँ। सत्यानाश, खाना खराब हो गया। हमें पहले ही खा लेना चाहिए था। भैया अब हमें किसी ढाबे पर रुकना होगा, वहीं पेट पूजा करके आगे बढ़ेंगे, वरना मुझसे तो ये रात भी काटनी मुश्किल है। अब शंकर और दिनकर आगे बढ़ते हैं और एक ढाबे पर ट्रक रोक कर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जब खाने का बिल आता है तो शंकर घबरा जाता है। भूख के आगे दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, इतना बिल बन गया। कितना बिल बना है भैया, ज्यादा है क्या? अरे हमारी जितनी तनख्वाह है उतने में एक प्लेट खाना भी महंगा है। खैर भूख के आगे क्या ही कर सकते थे। शंकर और दिनकर अब खाने का बिल चुकाकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन शंकर के दिमाग में एक ही बात दौड़ रही थी। वो ये कि उसने ढाबे पर पूरे 300 रुपए का खाना तो खा लिया, लेकिन महीने भर का खर्चा चल पाना अब उनके लिए मुश्किल था। भैया किस सोच में डूब गए आप? नहीं कुछ नहीं, यह सोच रहा था कि सफर लंबा होता है तो हमें खाना पानी का जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना तो तुझे पता है पैसे की हमें कितनी जरूरत है। खाने पीने में पैसा ज्यादा लग जाता है। हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है भैया आपकी। अब दोनों भाई जब सफर तय करके घर आते हैं तो इस बारे में अपनी माँ कोकिला और पत्नी बिजली से जिक्र करते हैं। तो कोकिला कहती है, अरे तुम दोनों कितने मूर्ख हो। दिनकर को कितना अच्छा खाना बनाना आता है। पहले वो ढाबे पर ही तो काम करता था और तू ट्रक में ही खाना बना ले तो इसमें कोई नुकसान है? क्या बात है माँ, क्या दिमाग पाया है, ऐसा ही करना पड़ेगा। अगले दिन दोनों भाई ट्रक के मालिक से आज ट्रक कहाँ की सवारी तय करेगी ये पूछने जाते हैं तो वहाँ उन्हें बाबूलाल मिल जाता है। अरे क्या बात है, आजकल दोनों भाई बहुत ही काम काज करत हो। कहा बाबूलाल भैया, काम न करी तो पेट भर जाई। अरे बिल्कुल ना, जोन काम तू लोग कर रहे हो उस पर फोकस रहो। अरे बाबूलाल भैया वो फोकस होता है। शंकर और दिनकर अब अगले सामान की डिलीवरी के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इस बार दिनकर ट्रक में ही अपने और अपने भाई के लिए गर्मा गर्म रोटी और सब्जी बनाता है, जिसे दोनों भाई खुशी खुशी खाते हैं। माँ ने तो सचमुच हमारी चिंता ही दूर कर दी। गर्मा गर्म खाना भी मिल रहा है और किसी चीज की चिंता भी नहीं। उस दिन के बाद से ट्रक में ही खाना बनने लग जाता है। एक रोज दिनकर खाना बनाकर तैयार कर लेता है, तभी शंकर एक सुनसान जगह पर खाना खाने के लिए ट्रक रोकता है। खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है। दिनकर और शंकर जैसे ही खाना खाने के लिए पहला निवाला तोड़ने वाले होते हैं, तभी वहाँ एक औरत और आदमी अपनी गाड़ी से रुकते हैं। भाई साहब सुनिए जरा, यहाँ आसपास कहीं खाने का ढाबा है क्या? सुबह से भटक रहे हैं लेकिन खाने के लिए हमें अभी तक कुछ मिला ही नहीं है। अरे आपके ट्रक से खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है। अगर आपके पास थोड़ा भी खाना हो तो मेहरबानी करके हमें खाने को दे दीजिए। अरे भाई साहब बहन जी, आप ऊपर आइए और भरपेट करके खाना खाइए। मेरे छोटे भाई ने ये खाना बनाया है। अब वो आदमी और औरत भर पेट खाना खाते हैं और खाने की तारीफ भी करते हैं, लेकिन जाते जाते आदमी शंकर को मुट्ठी में पैसे पकड़ा देता है। भाई साहब आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं।
इसे शगुन समझकर रख लो। तुमने जो उपकार किया है ना, उसके बदले ये कुछ भी नहीं है। और हाँ, ट्रक का ये ढाबा मुझे तो बहुत पसंद आया। उन दोनों के चले जाने के बाद शंकर जब उनका दिया पैसा देखता है तो वो पैसा शंकर की तनख्वाह से 2 गुना पैसा था। भैया इन्होंने तो काफी ज्यादा पैसा दे दिया हमें। वही तो, वो ये पैसे तो तनख्वाह से भी ज्यादा है। अब दिनकर और शंकर जब घर आते हैं तो अपनी माँ को सारी बातें बताते हैं और दिनकर अपने भाई से कहता है, भैया क्यों ना हम छोटा मोटा ये ट्रक ढाबा खोल लें। हमारी तनख्वाह तो ज्यादा है नहीं, इससे हमारी थोड़ी बहुत और कमाई हो जाएगी। आइडिया बुरा नहीं है देवर जी, और खाना आपके हाथों का होगा तो ढाबा चलेगा नहीं, दौड़ेगा। बस फिर क्या था, दिनकर अब अपने और अपने भाई के लिए ट्रक में जो खाना बनाता था, अब वो ट्रक में ढाबा खोल लेता है। ट्रक के लेफ्ट साइड एक बोर्ड लगा था, गरीब ट्रक ढाबे वाला, और दिनकर और शंकर का ये आइडिया काम कर जाता है। वो जहाँ रुकते वहाँ लोग इनके अनोखे ढाबे की तारीफ करके आकर्षित होते और काम अच्छा चल पड़ता है। अरे मालिक दिनकर, शंकर खूबे कमा रहा है, क्या करें इन लोगों का। महीने की तनख्वाह लेने आने दो इन्हें, इनकी तनख्वाह में से 1/3 तनख्वाह इन्हें दूंगा। और होता भी ऐसा ही है। दिनकर और शंकर अपने ट्रक की तनख्वाह से ज्यादा ढाबे से कमाने लगते हैं, और जब वो अपनी तनख्वाह लेने मालिक के पास जाते हैं तो मालिक उनसे कहता है, क्या बात है शंकर और दिनकर, तुमने तो मेरे ट्रक से खूब नाम और पैसा कमा लिया। हाँ चलो अच्छा है, कम से कम मुझे मुनाफा तो हुआ। ये लो तुम्हारी तनख्वाह। लेकिन मालिक ये तो 1/3 तनख्वाह है। क्या है ट्रक मालिक का, नौकर आदमी तुम लोग का सारा पैसा लोगे। ये तुम्हारी 1/3 तनख्वाह इसलिए है क्योंकि तुमने ढाबे से खूब कमाया है। अगले महीने से ढाबे से जो कमाई होगी उसमें से तुम्हें 1/3 पैसा दूंगा और ट्रक की तनख्वाह बिल्कुल नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता मालिक, ढाबा तो हमने अपने खाने के लिए खोला था, लेकिन लोगों की मदद हो रही है तो इसमें बुराई नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो ये रही आपकी ट्रक की चाबी, और ट्रक पर लगा गरीब ट्रक वाले का ढाबे का बोर्ड हमारे साथ जाएगा। इतना कहकर दिनकर और शंकर ट्रक पर लगा ढाबे का बोर्ड उतार लेते हैं। इसका करत हो तुम लोग। हाँ मालिक, ई का आपका जो बोलत का है नहीं हो। मालिक भी दिनकर और शंकर को देखता रह जाता है। इधर दिनकर और शंकर घर आते हैं और अपनी माँ और पत्नी को सारा हाल बताते हैं। तुम दोनों चिंता क्यों करते हो? मेरी शादी में तेरी दादी ने मुझे सोने का कंगन दिया था, उन दोनों कंगन को गिरवी रख के ट्रक तो आ जाएगा ना, बस काम हो जाएगा। क्या सचमुच माँ? मेरे गले में ये मंगलसूत्र छोड़कर मेरे पास जितना भी गहना था, इसे भी गिरवी रखकर आप किश्तों पर ट्रक निकलवा लीजिए, ताकि हम ट्रक के साथ साथ ढाबा भी चला सकें। ट्रक मालिक को लगता है कि दिनकर और शंकर लौट कर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि अब वो अपने बलबूते ट्रक निकलवा लेते हैं और गरीब ट्रक ढाबे वाले के नाम से ट्रक में चलता फिरता ढाबा चलाकर फेमस हो जाते हैं। कंचन एक बहुत गरीब लड़की थी। वो अपना घर चलाने के लिए आलू पूड़ी बेचा करती थी और लोगों को कंचन के हाथ की आलू पूड़ी बहुत अच्छी भी लगती थी। एक दिन कंचन अपनी दुकान में बैठी होती है, तभी कंचन की दुकान पर गांव का एक आदमी सूरज आता है और वो कंचन से बोलता है, अरे कंचन बहन, जरा मेरे लिए गरम गरम आलू पूरी लगा दो। मोहन भाई, लगता है आज फिर आप भाभी से झगड़ा करके आ गए हो और यहाँ आलू पूड़ी खा रहे हो। भाई, आप क्यों भाभी से इतना झगड़ा करते हो? कंचन बहन, तुम्हारी भाभी को भी ये अच्छे से पता है कि मुझे तुम्हारी दुकान की आलू पूरी बहुत पसंद है, इसीलिए हर सुबह झगड़ा होता है तो वो भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि अगर मैं यहाँ आकर आलू पूरी खाता हूँ तो तुम्हारी भाभी को मनाने के लिए उसकी पसंद की ही आलू पूरी लेकर भी तो जाता हूँ ना। आप दोनों का प्यार भी अजीब ही है, लेकिन जो भी कहो, आप दोनों को देखकर खुशी तो बहुत होती है कि इतना प्यार करने वाले लोग भी हैं। हमारा उतना ही प्यार है जितना स्वाद तुम्हारी बनाई हुई आलू पूरी में है। अरे गांव भर में हर कोई तुम्हारी आलू पूरी की इतनी तारीफ करता है। मैं तो बस अपनी पूरी मेहनत करती हूँ और गांव वालों को बहुत पसंद आती है। कंचन की आलू पूरी गांव में इतनी फेमस थी कि अगर किसी को भूख ना भी हो तो भी वो आराम से खा लेता था। लगभग गांव में हर कोई कंचन को जानता ही था। ऐसे ही एक दिन महेंद्र नाम का आदमी अपने 2 साथी के साथ कंचन की दुकान में आता है। महेंद्र कंचन को काफी देर तक देखता ही रह जाता है। अरे ओ भाई साहब, यहाँ खड़े रहने से पेट नहीं भरता है, कुछ चाहिए भी या फिर ऐसे ही मुंह उठाकर आ गए यहाँ? ए लड़की, अपने भाई से ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चुप कर तू। वो मैंने सुना है कि आप आलू पूरी बहुत अच्छी बनाती हो।
तो हम वही आपके हाथ के आलू पूरी खाने आए हैं। तो ये बोलो ना, आलू पूरी चाहिए। कंचन महेंद्र को आलू पूरी देती है। महेंद्र खा तो आलू पूरी रहा था, लेकिन उसे कंचन काफी ज्यादा पसंद आ जाती है और अब वो हर रोज ही कंचन की दुकान में आने लगता है। ऐसे ही एक दिन वापस से महेंद्र कंचन की दुकान में जाता है और कंचन से बोलता है, वो मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, तो जैसे गुंडे मवाली के साथ मैं शादी करूंगी? अरे बहुत देखा है मैंने, सरपंच का भाई है इसीलिए हर जगह जाकर अपना रौब दिखाता रहता है ना। तू हमारे भाई को मना नहीं कर सकती है। तू जानती नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जिंदगी मुश्किल कर देंगे तेरी। मैं तुम लोगों की खोखली धमकी से डरती नहीं हूँ। ऐसी खोखली धमकी से मेरा कुछ नहीं होगा। और अपने भाई को लेकर अगर यहाँ से तुम लोग नहीं गए तो तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। कंचन की बात सुनकर महेंद्र अपने साथी के साथ वहां से चला जाता है और सब कुछ अपने भाई को बताता है। ये सब जानने के बाद सरपंच को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसी दिन सरपंच की बैठक बैठाता है और वहां कंचन को बुलाता है। ये कंचन हमारे गांव का नाम खराब कर रही है। इसके खाने में मिलावट मिली है और ऐसे लड़कों को अब हमारे गांव में रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए तुम्हें इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें अभी के अभी हमारे गांव से जाना ही होगा। क्या सबूत है कि मेरे खाने में मिलावट है? सबूत की जरूरत निर्दोषी को होती है, लेकिन तुम दोषी हो और तुम्हारे लिए बस सजा है। और ये गांव के सरपंच का फैसला है जो सबको मानना होगा। आज शाम तक तुम हमारे गांव से खुद चली जाओ, वरना गांव से धक्के देकर निकाल दिया जाएगा। सरपंच कंचन को गांव से बाहर निकलवा देता है, जिसके बाद कंचन की मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। लेकिन कंचन किसी भी मुसीबत से हार नहीं मानती है। मैं आज तक कभी भी मुसीबतों से डरी नहीं हूं और ना ही अब डरूंगी। भगवान ने अगर मुझे दुख दिया है तो दुख के पीछे जरूरी कोई बड़ी वजह होगी और उस वजह को पता करके मैं अपने जीवन में वापस से खुशियां लेकर ही आऊंगी। बहुत से लोग रेलवे स्टेशन पर बहुत कुछ बेच रहे हैं, अब उनमें से एक मैं भी रहूंगी। कंचन अब रेलवे स्टेशन पर आलू पूड़ी बेचने लग जाती है। रेलवे स्टेशन पर कंचन की काफी अच्छी बिक्री होती है। लोगों को कंचन की आलू पूड़ी बहुत पसंद आ रही होती है। लेकिन कंचन की आलू पूड़ी की वजह से वहां दूसरी लड़की गायत्री की कोई भी कचौड़ी खाना पसंद नहीं करता है। हर किसी को आलू पूड़ी ही चाहिए थी। गायत्री को बहुत गुस्सा आता है। जब से ये आलू पूड़ी वाली आई है तब से इसने मेरी कमाई खा गई। अब कोई मेरे यहाँ से कचौड़ी खाना पसंद ही नहीं करता है। इसकी वजह से अब मेरे घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। लेकिन अब ये ज्यादा दिन तक रह नहीं पाएगी। इसने मुझे परेशान किया है ना, अब मैं इसको यहाँ से ऐसा हटाऊंगी कि कभी दिखेगी नहीं है यहाँ पे। गायत्री को कंचन से काफी जलन हो रही थी, इसीलिए वो कंचन की बनाई हुई आलू की सब्जी में कॉकरोच मिला देती है। और जब कॉकरोच वाली सब्जी एक औरत के खाने में जाती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। यहाँ लोग पैसे देते हैं और तुम उन्हें कॉकरोच वाला खाना खिला रही हो। अरे भाइयों बहनों देखो, ये हमें कॉकरोच वाला खाना खिला रही है। नहीं नहीं, ये मैंने नहीं डाला। कहना क्या चाहती हो? हमने खुद डाला है। कंचन को स्टेशन पर खड़े होकर लोग कंचन को बहुत मारते हैं और वहां से निकाल भी देते हैं। कंचन रोते हुए स्टेशन से जा रही होती है कि तभी कंचन की नजर गायत्री पर जाती है जो मुस्कुरा रही होती है। यहाँ इतना सब हो गया और ये कचौड़ी वाली गायत्री हंस रही है। ये तो मुझे अच्छे से जानती है, फिर भी इसने ही जरूर कोई गड़बड़ की है, तभी ये इतनी ज्यादा खुश है, वरना ये मेरे लिए कुछ तो कहने के लिए आती ना। कंचन तुरंत गायत्री के पास जाती है और उसे सवाल करती है, ये सब तूने ही किया है ना, तभी तुझे इतनी खुशी हो रही है ना? किसने कहा कि ये सब मैंने किया है? और कोई सबूत भी है जिसे ये साबित हो कि मैंने किया ये सब? बिना किसी सबूत के झूठा इल्जाम मत लगाओ। कंचन को सब समझ आ जाता है कि गायत्री का किया हुआ है ये। कंचन वहां सामान को इधर से उधर करने लगती है और तभी कंचन के हाथों से एक डब्बा गिर जाता है और मरे हुए कॉकरोच बाहर आ जाते हैं। सबको साफ नजर आ जाता है और ये सब किसने किया ये सब पता चल जाता है। कंचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था, तुमने मेरे खाने में कॉकरोच मिलाया, मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। आप सब लोग देख रहे हो ना, ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये सब गायत्री का किया है, उसने ही मेरे खाने में कॉकरोच मिलाया। अरे ऐसे लोगों को तो खुले घूमने का भी कोई हक नहीं है, पुलिस को बुलाओ भाई। कंचन पुलिस को बुलाती है और गायत्री को गिरफ्तार करवा देती है और अंत में कंचन का काम ऊंचाइयों को छूने लगता है। सुलेखा और मनोज की एक 20 साल की बेटी होती है जिसका नाम वर्षा होता है।
वर्षा गांव के कॉलेज में पढ़ने जाया करती है और उसके माता पिता दोनों गांव में लोगों की शादी ब्याह में जाकर खाना बनाया करते हैं। अरे सुलेखा बहन, मनोज भाई, आपके हाथ के बने इस खाने की खुशबू तो बहुत ही कमाल की आ रही है। अरे हो ना हो, हमारी बेटी की शादी में आए सारे मेहमान आज भर भर कर तारीफ करके जाएंगे आपकी, देखना आप। धन्यवाद भाई साहब। हाँ, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद बहन जी। सुलेखा और मनोज के हाथ का खाना खाकर शादी में सभी मेहमान उनकी तारीफों के पुल बांधने लग जाते हैं। बांधते भी क्यों ना, सुलेखा और मनोज दोनों के हाथों में अलग सा ही जादू होता है। उनके हाथ के बने खाने को खाकर सभी उसके दीवाने हो जाते हैं। वर्षा बिटिया, जा जाकर पढ़ाई कर ले। क्यों मुझे देख रही है तू खाना बनाते समय? माँ, मुझे आपको यूँ खाना बनाते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। आप जिस तरह से खाना बनाती हो वो देखना बहुत पसंद है मुझे। अरे वर्षा बिटिया, इसी बात पर कल तुम हमारे लिए कुछ बनाओ। वैसे भी तुम्हारी परीक्षा भी खत्म हो चुकी है और तुम्हें कल की छुट्टी भी है। ठीक है पापा, मैं आप दोनों के लिए कल आप दोनों की जैसी कढ़ी चावल बनाकर खिलाऊंगी। वर्षा अगले दिन कढ़ी चावल बनाती है। उसके हाथ का कढ़ी चावल खाने के बाद मनोज और सुलेखा का चेहरा खुशी से चमक उठता है। वर्षा बिटिया, तुमने ये क्या बनाया? तुम्हारे बनाए हुए ये कढ़ी चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। हाँ वर्षा बिटिया, एकदम अपनी माँ की तरह ही बनाई है तुमने कढ़ी चावल। मजा आ गया इसे खाकर। धन्यवाद माँ पापा। खाइए ना, और लीजिए, ये लीजिए ना, और कढ़ी लीजिए, चावल भी बहुत सारे हैं। मनोज और सुलेखा ने अपनी बेटी वर्षा की पढ़ाई के लिए एक अमीर सेठ बलजीत से पैसे कर्ज लिए थे, लेकिन सही समय पर वो उसे वो पैसे चुका नहीं पाते, जिस कारण बलजीत बहुत गुस्सा हो जाता है। तुझे मैंने जरूरत के समय पर पैसे दिए थे, लेकिन तूने क्या किया? लेते वक्त तो बड़ा वक्त पर आया था, लेकिन देने के वक्त पर तेरे हाथ पीछे क्यों हट गए हैं? अब बोल। बलजीत सेठ, मैं जानता हूं मेरी गलती है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको आपके पैसे सही समय पर सूद समेत लौटा दूंगा, लेकिन मैं अपना वादा निभाने में असफल रह गया। बलजीत सेठ, हमें बस एक और महीने की मोहलत दे दीजिए। हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, ब्याज के साथ। बस एक महीना और। हाँ बलजीत सेठ, हम आपसे विनती करते हैं। नहीं, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। चलो, अब तुम दोनों को मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मेरे घर पर नौकर बनकर रहोगे तुम दोनों, मेरे पैरों तले। क्या? मनोज और सुलेखा को ना चाहते हुए भी बलजीत के घर पर नौकर बनकर रहना पड़ता है। जब वर्षा कॉलेज से घर लौटती है, तब उसे पड़ोसन से पता चलता है कि उसके माता पिता को बलजीत ने अपने घर पर नौकर बनाकर रखा है। क्या? हाँ वर्षा, अब तुम्हें ही पैसों का बंदोबस्त करके अपने माता पिता को उस बलजीत सेठ के चंगुल से छुड़वाना होगा। तुम ही अपने माँ पापा की इज्जत को फिर से लौटा सकती हो। हाँ काकी, मैं अपने माँ और पापा को उस दुष्ट बलजीत सेठ के चंगुल से छुड़वा कर ही रहूंगी। वो दोनों मेरे माता पिता हैं और वो किसी के पैरों की धूल कभी नहीं बन सकते। मैं खूब मेहनत करूंगी और जल्द से जल्द पैसे इकट्ठा करके अपने माँ और पापा को वहां से मान सम्मान के साथ वापस लाऊंगी। वर्षा ठान लेती है कि वो कुछ न कुछ काम करेगी, लेकिन गांव में उसे कहीं भी कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलता। पड़ोसन उसे कढ़ी चावल बेचने की सलाह देते हैं। कढ़ी चावल? हाँ वर्षा, कढ़ी चावल। मैंने एक दिन तुम्हारे हाथ का बना कढ़ी चावल देखा था। सुलेखा बहन बता रही थी कि तुम तो हूबहू उन्हीं की तरह बनाया करती हो। हाँ, एकदम वैसा ही बनाया था। इसीलिए अब तुम कढ़ी चावल बेचना और देखना कितनी तरक्की होगी तुम्हारी। हाँ, लेकिन मैं कहाँ बेचूंगी कढ़ी चावल? मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी ऑटो रिक्शा मेरे आंगन में वैसी ही पड़ी हुई है। तुम उस ऑटो रिक्शा को चला चला कर जगह जगह जाकर कढ़ी चावल बेच सकती हो। ठीक है काकी, धन्यवाद मुझे इतनी अच्छी सलाह देने के लिए, और साथ ही मुझे काका की ऑटो रिक्शा देकर मेरी मदद करने के लिए। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी ही हो। जाओ बेटी, अपने माँ और पापा के सम्मान को वापस लाना है तुम्हें। हाँ काकी। पड़ोसन के स्वर्गवासी पति की ऑटो रिक्शा चलाते हुए वर्षा अब कॉलेज के बाद कढ़ी चावल बेचने लगती है और जगह जगह जाकर कढ़ी चावल बेचने से उसकी खूब प्रगति होने लगती है।
कढ़ी चावल ले लो, कढ़ी चावल, एक बार खाओगे तो दीवाने हो जाओगे। कढ़ी चावल, कढ़ी चावल, वर्षा का स्पेशल कढ़ी चावल। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। ऐसी कढ़ी चावल तो आजकल के इस नए जमाने में मिलना बहुत ही मुश्किल है। अरे लगता है इनमें डाले हुए मसाले तुमने अपने हाथों से पीसे हैं। हाँ, तभी तो ये इतने स्वादिष्ट और मजेदार लग रहे हैं। मुझे और एक प्लेट कढ़ी चावल दे दो। जी जी, लीजिए ना, ये लीजिए। वर्षा ऐसे ही गांव की हर एक गली में ऑटो रिक्शा ले जाती है और कढ़ी चावल बेचती है और इस प्रकार वो बहुत अच्छे पैसे कमाने लगती है और उसने 15 से 20 दिनों में ही ढेर सारे पैसे जोड़ लिए होते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने 15 से 20 दिनों के समय में इतने सारे पैसे कमा लिए हैं, वो भी केवल कढ़ी चावल बेचकर। अब मैं इन पैसों से अपने माँ और पापा को उस मूर्ख बलजीत सेठ के चंगुल से आजाद कर दूंगी। कल सुबह ही मैं उसके घर जाऊंगी। वर्षा उन पैसों को एक कनस्तर में रख देती है और सो जाती है। ये सब एक चोर ने खिड़की से देख लिया होता है और वर्षा के सोने के बाद वो चोर छुप के वर्षा के घर में घुसता है और उस कनस्तर को चुरा ले जाता है। अगली सुबह जब वर्षा उठती है तब वो उस कनस्तर को गायब देख हैरान रह जाती है। ये क्या, मेरा कनस्तर? वो कनस्तर कहाँ चला गया जिसमें मैंने पैसे रखे थे? ये क्या, खिड़की रात में खुली थी? अरे नहीं, इसका मतलब मेरे पैसे किसी ने चोरी किए हैं। नहीं नहीं। वर्षा बहुत परेशान हो जाती है और उसका रोना निकल आता है। अब मैं क्या करूंगी? कैसे छुड़ाऊंगी अपने माँ पापा को बलजीत सेठ के घर से? तभी वहां पर अचानक से पड़ोसन आ जाती है। अरे क्या हुआ बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? काकी, मेरा कनस्तर जिसमें मैंने सारे पैसे रखे थे वो चोरी हो चुका है। क्या? चलो बेटी, अभी पुलिस थाने चलो। हम दोनों वहां जाकर पुलिस कंप्लेन करेंगे और फिर तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। हाँ काकी, पुलिस चोर को जरूर पकड़ लेगी। वर्षा और पड़ोसन घर के बाहर निकल ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक अमीर आदमी आकर वर्षा को पूरे 300 लोगों के कढ़ी चावल का ऑर्डर देता है। आश्रम में मुझे कढ़ी चावल देने हैं। सुना है इस गांव के सबसे बढ़िया कढ़ी चावल बनाती हो तुम। पूरे 300 लोगों का कढ़ी चावल? अरे वाह, इसका मतलब तुम्हारे 15 दिन की मेहनत, जितने पैसे ही मिलेंगे तुम्हें इस ऑर्डर से। अब जो हुआ सो हुआ, चोर पैसे चुरा कर ले गया, लेकिन तुम्हें दुखी होकर अपनी हिम्मत नहीं हारनी है और अब जो नया मौका मिला है उसका पूरा लाभ उठाकर अपना काम अच्छे से करना है। हाँ काकी। पड़ोसन भी उस दिन वर्षा की मदद करती है और वर्षा समय पर वो ऑर्डर पूरा करके कमाए हुए पैसों से अपने माँ पापा को बलजीत सेठ के चंगुल से आजाद करती है। कुछ दिनों बाद गांव की पुलिस उस चोर को भी पकड़ लेती है और वर्षा को वो पैसे भी वापस मिल जाते हैं। वर्षा अपनी पढ़ाई के साथ साथ कढ़ी चावल बेचना जारी रखती है और खूब तरक्की करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।